नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की अपील खारिज की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। सरकार ने संसद को बताया आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के ज्यादातर प्रावधानों को लागू कर दिया गया है और बाकी प्रावधान लागू करने के विभिन्न चरणों में। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, प्रसार भारती 5G ब्रॉडकास्ट के अनुरूप नई प्रसारण तकनीक विकसित करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिनटेक पर वैचारिक नेतृत्व फोरम इन्फिनिटी का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बताया, देश में कहीं भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई भी मामला नहीं। ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कल से संशोधित दिशा निर्देश लागू। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 123 करोड़ 27 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.35% हुई। कोवैक्सीन टीका लगवाने वाले लोगों को आज से कनाडा में प्रवेश की अनुमति। और एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना के 25वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं लवली निगम। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल का प्रश्न था, ऐतिहासिक पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है बख्शी जगबंधु विद्याधर ने। आकाशवाणी को देश विदेश के श्रोताओं से प्रश्न का उत्तर मिला है। आज के भाग्यशाली विजेता हैं उत्तराखंड देहरादून के माता मंदिर चौक के द्विजेंद्र कुमार कंचन। मेरा नाम द्विजेंद्र कुमार कंचन है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करता हूँ। उत्तराखंड की आजादी के आंदोलन में इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है। श्री राम प्रसाद नौटियाल जी, श्री कालू मेहरा जी, श्री इंदिरामणि बड़ौनी जी ने अपनी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अमृत महोत्सव क्विज में आज का प्रश्न है, निजाम और ब्रिटिश सरकार के विरोध में गोंड, कोया और चेंचू जनजातियों को एकजुट कर जल जंगल जमीन का नारा किस स्वाधीनता सेनानी ने दिया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsavquiz@prasarabharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें, व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी।
विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के 12 राज्यसभा सदस्यों के निलंबन को रद्द करने की अपील खारिज कर दी है। राज्यसभा ने इन सांसदों को पिछले सत्र के दौरान सदन में उनके अभद्र व्यवहार के लिए मौजूदा सत्र से निलंबित करने के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रस्ताव को कल मंजूरी दी थी। श्री नायडू ने कहा कि सांसदों ने अपने अभद्र व्यवहार के लिए खेद नहीं जताया है और इस संबंध में की गई कार्रवाई अंतिम निर्णय है। The Rajya Sabha is a continuing institution and the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action and also the House can take action. You ransacked the table and you also throw the papers on the chair and also you have got, some of them have gone down to the table and then you are giving me lessons. So this is not the way. इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। निलंबित सदस्यों में कांग्रेस के 6, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के 2 तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1 सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष के सदस्यों के निलंबन को सही ठहराते हुए कहा है कि बार-बार कहने के बावजूद इन सदस्यों ने अमर्यादित व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं। खड़गे जी कह रहे हैं कि चेयर के पास अधिकार नहीं है, जो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। चेयर के पास अधिकार है। चेयर ने अधिकार के हिसाब से ये मोशन मूव करने की हमें परमिशन दी और ये सदन का निर्णय था कि ये मेंबर्स को सस्पेंड किया जाए फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। साथ ही साथ ये नॉर्मल डिस्ट्रप्शन या नॉर्मल स्टॉपिंग ऑफ द हाउस नहीं था। ये एक्शन इस प्रकार के थे जिसको माफ करना मेरे ख्याल से जब तक वो माफी नहीं मांगे संभव नहीं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राज्यसभा में विपक्ष के 12 सदस्यों के निलंबन को रद्द करना तभी संभव है जब वे अपने अभद्र व्यवहार के लिए सदन में माफी मांगें। संसद से बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन सदस्यों को पहले माफी मांगने का मौका दिया जा चुका है। राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के एक समूह ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि सदस्यों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। It's most unfortunate the suspension of the members in this session for whatever unfortunate situation was forced upon in the last session. It is unprecedented, violative of rules, and we urge the Honourable Chairman to revoke the suspension. The Honourable Prime Minister has repeatedly said he wants discussion and debate. He wants smooth functioning of the House. The government should respect that. वहीं राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने भी निलंबन को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि सांसदों के खिलाफ ये कार्रवाई लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है। ये निलंबन जो है पूर्णतः अलोकतांत्रिक है और हमारी परंपराओं के खिलाफ। इस निलंबन के संदर्भ को देखना होगा। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने कहा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अधिकतर प्रावधानों को लागू कर दिया गया है और शेष प्रावधान क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि ढांचागत परियोजनाओं और शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित कुछ प्रावधान लंबी अवधि के हैं, जिन्हें लागू करने के लिए 10 वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रसार भारती ने 5G प्रसारण जैसे उभरते मानकों के अनुरूप डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारण के लिए अगली पीढ़ी के प्रसारण समाधान विकसित करने के उद्देश्य से IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने बताया कि अगली पीढ़ी के प्रसारण की अवधारणा के प्रमाण के लिए मंजूरी भी IIT कानपुर को दी गई है। इस बीच विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस और डीएमके पार्टी के सदस्यों ने किसानों का मुद्दा उठाने की कोशिश की। शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री मांडविया ने कहा कि अब तक 14 देशों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि इस वायरस को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। श्री मांडविया ने सदन में बताया कि देश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। देश में अभी कोविड कंट्रोल में है, लेकिन कोविड गया नहीं है। हम सारे प्रिकॉशन लेके चले तो हम कोविड के सामने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सारे देश में आज 124 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो चुका है। देश में आज 84% देश के नागरिकों को जो 80 एबव एज के है उसको फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर किया गया है और 47% से एबव को सेकंड डोज एडमिनिस्टर किया गया है। आज हर घर 10 तक अभियान चल रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों घर घर में जाके टीकाकरण करवा रहा है। पर डे 70 लाख से 80 लाख पर डे डोज एडमिनिस्टर हो रहा है और ये ही एक हमारे लिए एक सुरक्षा का माध्यम है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के साथ कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ओमिक्रॉन स्वरूप की जांच आरटी-पीसीआर और आरएटी परीक्षणों से की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। नए दिशा निर्देश कल से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण और नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर कराई जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के नए वेरिएंट के मद्देनजर सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कड़ी स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल कहा कि नया वेरिएंट चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे लॉकडाउन का सहारा न लेकर वैक्सीन और जांच के जरिए ओमिक्रॉन से निपटने की योजना बृहस्पतिवार को घोषित करेंगे। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण के लक्षणों की जानकारी दी। ये लक्षण कुछ अलग है। पहले तो बहुत खांसी होती थी, फेफड़ों में बीमारी होती थी और सांस का तकलीफ होता था और तेज बुखार होता था। अब इस प्रकार के लक्षण नजर नहीं आ रहे। ज्यादातर बहुत थकावट, सर में दर्द, बदन में दर्द और कभी कभी थोड़ा सा पेट में मचलन और उल्टी जैसा लगना, इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं और वो भी जल्दी खत्म हो रहे हैं और ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रहे हैं क्योंकि लक्षण बहुत ज्यादा तीव्र बीमारी के नहीं है। तो अभी तक हमें समाचार जो मिल रहा है कि ये वायरस ज्यादा संक्रामक शक्ति तो रखती है, मगर बीमारी का जो तीव्रता जो है वो शायद कम है डेल्टा के मुकाबले में। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 123 करोड़ 27 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर इस समय 98.35% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद से सर्वोच्च दर है। पिछले 24 घंटों में 10,116 लोग संक्रमण से ठीक हुए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिन्दी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कान, नाक और गला रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर आलोक ठक्कर श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की अपील खारिज की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित, लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। सरकार ने संसद को बताया आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के ज्यादातर प्रावधानों को लागू कर दिया गया है और बाकी प्रावधान लागू करने के विभिन्न चरणों में हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, प्रसार भारती 5G ब्रॉडकास्ट के अनुरूप नई प्रसारण तकनीक विकसित करने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिनटेक पर वैचारिक नेतृत्व फोरम इन्फिनिटी का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बताया कि देश में कहीं भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं है। ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कल से संशोधित दिशा निर्देश लागू। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 123 करोड़ 27 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.35% हुई। कोवैक्सीन टीका लगवाने वाले लोगों को आज से कनाडा में प्रवेश की अनुमति। और एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना के 25वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिनटेक पर वैचारिक नेतृत्व फोरम इन्फिनिटी का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किया है। इन्फिनिटी फोरम के पहले संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन भागीदार देश हैं। एडमिरल आर हरि कुमार ने आज नौसेना के 25वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने आज सेवानिवृत्त एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान लिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना का अध्यक्ष बनना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। एडमिरल हरि कुमार ने कहा कि नौसेना का ध्यान राष्ट्रीय समुद्री हितों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित है। भारतीय नौसेना का फोकस हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट और मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस पर है और इसके लिए हम अपना पूरा ताकत लगाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। आज की कड़ी में हम भोगेश्वरी फुकनानी की शौर्य गाथा प्रसारित करेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर
आज की इस कड़ी में हम देशभक्त पजहस्सी राजा को याद करते हैं, जो 30 नवंबर 1805 को शहीद हो गए थे। वे 1774 और 1805 के बीच केरल के मलाबार क्षेत्र में कोट्टायम राज्य के वास्तविक प्रमुख थे और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी थी। वो अपने मार्शल कारनामों के कारण केरल सिंघम के रूप में लोकप्रिय हैं। 1792 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोट्टायम क्षेत्र का नियंत्रण हासिल कर लिया और पजहस्सी राजा के सिंहासन के दावे को दरकिनार करते हुए उनके चाचा वीरा वर्मा को कोट्टायम के राजा के रूप में नियुक्त किया। वीरा वर्मा ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसानों पर अत्यधिक कर लगाया। हमेशा से कंपनी के शासन के विरोधी रहे पजहस्सी राजा ने 1793 में इस आर्थिक शोषण के खिलाफ किसान जन प्रतिरोध का नेतृत्व किया। 1796 में कंपनी ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, जिससे 1797 में अंग्रेजों को शांति के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वायनाड के बारे में विवाद पर सन 1800 में फिर से संघर्ष किया गया। पजहस्सी राजा को वायनाड के जंगल में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उन्होंने कुरिचिया जनजातियों को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध करके ब्रिटिश सेना को कठिनाई में 1805 में अंग्रेज आखिरकार राजा की सेना को वश में कर पाए, लेकिन पजहस्सी राजा ने अंग्रेजों के हाथों में पड़ने से पहले ही अपना जीवन समाप्त कर लिया। आकाशवाणी बहादुर योद्धा पजहस्सी राजा को नमन करता है। एक से करता नहीं क्यों। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 23 नवंबर 1888 को हुआ था। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदी पत्रिका प्रभा में गेंदालाल की जीवनी लिखी थी। उत्तर प्रदेश में जन्मे गेंदालाल पेशे से शिक्षक थे। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया तो पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया और बाल गंगाधर तिलक के लेखन से प्रेरित होकर गेंदालाल ने नौकरी से छुट्टी ले ली और युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते पास की रियासत ग्वालियर चले गए। वहां उन्होंने शिवाजी समिति की स्थापना की। गेंदालाल ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भी सक्रिय रूप से सहयोग किया और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिस्मिल के संगठन मातृवेदी के संचालन और विस्तार में मदद की। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। गेंदालाल को 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पहले आगरा किले और बाद में मैनपुरी में कैद किया गया। वे जेल से भागने में सफल रहे, लेकिन तपेदिक से पीड़ित होने के बाद 21 दिसंबर 1920 को दिल्ली के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान क्रांतिकारी को सलाम करते हैं। आज हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के शुरुआती दौर के नेता रोमेश चंद्र दत्त को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 30 नवंबर 1909 को हुई थी। दत्त एक उदारवादी थे, लेकिन कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचनाओं के जरिए उन्होंने स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुरेंद्रनाथ टैगोर के बाद आईसीएस परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय रोमेश चंद्र दत्त थे।
रोमेश चंद्र दत्त ने प्रशासन की सभी शाखाओं में भारतीयों की अधिक भागीदारी का सुझाव दिया। उन्होंने इंग्लैंड में भारत के पक्ष में राय बनाने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दत्त ने अपने 3 प्रकाशनों में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की थी। दत्त ने 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। कनाडा ने आज से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगवा चुके लोगों को भी देश में प्रवेश की अनुमति दे दी है। हैदराबाद की इस कंपनी द्वारा तैयार वैक्सीन को इस महीने की 19 तारीख को मंजूरी दी गई थी। कनाडा में ऐसे लोगों को प्रवेश करने तथा बाहर जाने की अनुमति होगी जिनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। कनाडा ने भारत बायोटेक के अलावा चीन के सिनोफार्म और सिनोवैक टीकों को भी मंजूरी दे दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कल कहा कि चीन अपनी कंपनियों को अगले 3 वर्ष तक अफ्रीका में कम से कम $10 अरब का निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चीन इस क्षेत्र में लगातार अपना निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग सुर्खियों में के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश के विकास को मिले पंख विषय पर कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 7:40 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। FIH जूनियर विश्व कप हॉकी के सभी क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहले मैच में सुबह 10:30 बजे जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। दूसरे मुकाबले में दिन में 1:30 बजे नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में शाम 4:30 बजे फ्रांस और मलेशिया के बीच मुकाबला होगा। वहीं शाम 7:30 बजे भारत का सामना बेल्जियम से होगा। आकाशवाणी भारत और बेल्जियम के मैच की कमेंट्री शाम 7:25 से करेगा। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्की धुंध रहेगी। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश की संभावना है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। दक्षिण भारत में विशाखापत्तनम, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और पुदुचेरी में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। आइजोल और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें। निजाम और ब्रिटिश सरकार के विरोध में गोंड, कोया और चेंचू जनजातियों को एकजुट कर जल, जंगल, जमीन का नारा किस स्वाधीनता सेनानी ने दिया था? आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की अपील खारिज की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। सरकार ने संसद को बताया आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के ज्यादातर प्रावधानों को लागू कर दिया गया है। बाकी प्रावधान लागू करने के विभिन्न चरणों में। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा प्रसार भारती 5G ब्रॉडकास्ट के अनुरूप नई प्रसारण तकनीक विकसित करने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिनटेक पर वैचारिक नेतृत्व फोरम इन्फिनिटी का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बताया कि देश में कहीं भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई भी मामला नहीं। ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कल से संशोधित दिशा निर्देश लागू। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 123 करोड़ 27 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.35% हुई। कोवैक्सीन टीका लगवाने वाले लोगों को आज से कनाडा में प्रवेश की अनुमति। और एडमिरल आर हरिकुमार ने नौसेना के 25वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।